औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक क्लास में जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी गैसियस एक्सचेंज चैप्टर का टॉपिक है। उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसमें आज रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है लंग्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ी कंसंट्रेशन चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये लंग्स हैं क्या, इनकी मॉर्फोलॉजी, लोकेशन, साइज वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। तो लंग्स का रिलेशन जो है वो किस सिस्टम से है, यानी हर एक ऑर्गन का किसी न किसी सिस्टम से रिलेशन है। तो जाहिर बात है ये भी किसी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। तो हम यानी कहते हैं कि दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। जैसे हार्ट इज द ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन इज द ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम, किडनी इज द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम। तो सेम लाइक देम लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, जो हमारा वो सिस्टम that is involved in the gaseous exchange, जो गैसेस के एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। हर एक ऑर्गन की, हर एक सिस्टम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, इट इज कैरीड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द ब्लड। फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज आल्सो कैरीड फ्रॉम द ब्लड टू द एटमॉस्फेयर। यानी ये जो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हो रही हैं, यानी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आ रही है। तो ये जो एक्सचेंज हो रही है, दिस इज द मेन असाइनमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस between the atmosphere and blood of human being, that phenomena is known as breathing और वेंटिलेशन। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स, जैसे कि ये सिस्टम है, तो दैट मीन्स सिस्टम्स आर द कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन इन द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स। जब हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, तो उनमें जो सिस्टम्स होते हैं वैसे भी हम उनको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम यानी द सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन। तो लंग्स के बारे में देखा जाए तो एक्चुअली जो लंग्स हैं, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। दे लुक अलाइक द बैलून, यानी ये बैलून की तरह इनका बिहेवियर है। अब हम इनको बैलून लाइक क्यों बोलते हैं, यानी इसीलिए बैलून जैसे हम उसमें हवा डालते हैं, हवा भरते हैं, तो दैट इन्फ्लेट, वो स्वेल हो जाता है, वो यानी फूल जाता है। और जब हम उससे हवा निकालते हैं तो फिर वो कोलेप्स हो जाता है, यानी डिफ्लेट हो जाता है। तो लंग्स की भी ऐसी ही कुछ एक्टिविटी है, वो बैलून की तरह यानी साइज में बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेट हो जाते हैं और डिफ्लेट हो जाते हैं। जैसे उसमें हवा भरती है, इनमें भी हवा भरती है। तो इसीलिए इस बिहेवियर की वजह से हम लंग्स को लाइक द बैलून बोलते हैं। और अगर इनकी देखा जाए कि ये किस टिश्यूज की तरह दिखते हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर है, दे आर स्पंजी। स्पंजी, स्पंजी किसको बोलते हैं, यानी वो चीज जो जिसकी साइज में फर्क आ जाए, यानी ऐसा कहें कि वो चीज जो जिसमें स्पेसेस हो, वो चीज जिसमें एयर स्पेसेस हो या फ्लूइड स्पेसेस हो, तो मतलब वो ऐसे नरम और फूल जाए या कोलेप्स हो जाए, इनको हम स्पंजी बोलते हैं। जैसे ये हमारे फोम होते हैं, ये फोम्स भी स्पंजी हैं। स्पंज हम पोरीफेरा में पढ़ते हैं, तो उनको क्यों स्पंज बोलते हैं, क्योंकि उनमें भी पोर्स होते हैं, स्पेसेस होती हैं। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्पंजी टिश्यूज, जैसे आप प्लांट्स में पढ़ते हैं, मीजोफिल में स्पंजी टिश्यूज होते हैं। तो मतलब ये है, स्पंजी का मतलब होता है, इट इज द एडजेक्टिव ऑफ स्पंज, यानी दो स्ट्रक्चर्स व्हिच कंटेन द स्पेसेस
उनके पार्टिकल्स में स्पेसेस होती हैं, इसलिए वो डिस्टेंस बीच में खाली जगह होती है, तो इसीलिए वो कोलेप्स भी होते हैं, इन्फ्लेट भी होते हैं। तो ये भी स्पंजी होते हैं जो हमारे लंग्स हैं। अब देखा जाए इनकी लोकेशन, तो लोकेशन के हवाले दे आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में ये दीज आर लाइंग इन द थोरेसिक कैविटी, यानी ये थोरेसिक कैविटी में मौजूद हैं। मतलब ये है कि हमारी बॉडी के कुछ रीजन हैं, यानी ये हेड रीजन हो गया, सर्वाइकल नेक रीजन हो गया, उसके बाद थोरेसिक हो गया, एब्डोमिनल हो गया, तो मतलब ये लिम्स हो गई, अपर लिम्स, लोअर लिम्स। तो दीज आर द रीजन्स ऑफ आवर बॉडी। तो जब सवाल आएगा वेयर इन विच रीजन ऑफ द बॉडी द लंग्स आर लोकेटेड आर लाइंग, तो हम लिखेंगे दे आर लाइंग इन द थोरेसिक रीजन, या हम इसे बोलते हैं चेस्ट कैविटी। हम इसे चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी भी बोल सकते हैं। अब ये नंबर में कितने हैं? दो हैं, टू, यानी एक राइट एक लेफ्ट, यानी लंग्स का जो नंबर है ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली वो दो होता है, एक राइट साइड पर होता है, एक लेफ्ट साइड पर। अब एक बात माइंड में रखें, यानी जो हमारा लेफ्ट लंग है इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग। जो हमारा लेफ्ट साइड पर है ये थोड़ा कॉम्परेटिवली यानी राइट लंग से छोटा है। उसका जो मेन कार्ब है वो क्या है? इसका मेन कार्ब, हमारी जो हार्ट है वो है स्लाइटली एट लेफ्ट साइड। वैसे तो ये मीडियम है, मिडिल में है, लेकिन कॉम्परेटिवली हम हार्ट को भी ये बोलते हैं कि इट इज लोकेटेड स्लाइटली एट द लेफ्ट साइड। तो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हार्ट, हार्ट की वजह से, वहां उनकी मौजूद की वजह से, तो ये जो लेफ्ट लंग है ये थोड़ा छोटा है कॉम्परेटिवली राइट लंग से। तो नेचर में थे तो नंबर में ये दो है, लेकिन इनमें साइज में थोड़ा फर्क है। जो लेफ्ट लंग है वो स्लाइटली छोटा होता है या स्मॉलर होता है। उसके बाद ये जो लंग्स होते हैं, जाहिर बात है हर चीज को प्रोटेक्शन होती है, इनके लिए भी प्रोटेक्शन होती है। एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं पिल्यूरा, और हम इसे बोलते हैं पिल्यूरल मेम्ब्रेन। पिल्यूरा बोले और पिल्यूरल मेम्ब्रेन बोले तो गलत न होगा। पिल्यूरा और पिल्यूरल मेम्ब्रेन दोनों सेम है, एक ही चीज के ये नाम है। अब ये जो पिल्यूरल मेम्ब्रेन होती है इसमें टू लेयर्स होती हैं, टू लेयर्स यानी दो लेयर्स होती है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि सपोज ये मेरे हाथ है तो ये दो लेयर्स हो गई, एक हाथ की ये लेयर, दूसरे हाथ की ये लेयर, तो ये बीच में स्पेस है, यानी ये इंटरनल लेयर और ये एक्सटर्नल लेयर, यानी ये दो मिलकर पिल्यूरा बना रही हैं। क्लियर? तो अब इन दो लेयर्स के बीच में देयर इज अ स्पेस दैट इज कॉल्ड पिल्यूरल स्पेस। इन दो लेयर्स के बीच में पिल्यूरल स्पेस होगी, पिल्यूरल स्पेस। और इसी पिल्यूरल स्पेस में इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड पिल्यूरल फ्लूइड, उसे हम पिल्यूरल फ्लूइड बोलते हैं। इस स्पेस में यानी एक फ्लूइड होता है जिसे हम पिल्यूरल फ्लूइड बोलते हैं, ये पिल्यूरल स्पेस में होता है। ये मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो फ्लूइड भी मौजूद है, किस लिए? क्योंकि जो लंग्स हैं वो इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं, तो इनमें मोशन होता है, मूवमेंट होती है। हो सकता है ये मूवमेंट की वजह से ये पार्टिकल आपस में ये रगड़ते हो, यानी फ्रिक्शन पैदा होती है, हीट पैदा होती है, तो मे भी इनके टिश्यू फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो जाए। तो ये जो फ्लूइड होता है इट लुब्रिकेट्स, वो उसको मुलायम करता रहता है, लुब्रिकेट करता रहता है। ये लुब्रिकेंट फ्लूइड है, दिस इज कॉल्ड लुब्रिकेंट। तो ये फ्रिक्शन को कम करता है ताकि फ्रिक्शन की वजह से इनके टिश्यू डैमेज ना हो जाए। आप याद रखें ना, आप अगर हाथों को ऐसे करेंगे तो करते करते आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, आगे चल कर फिर भी आप करते रहेंगे तो ये आपके हाथ के टिश्यू, इनके ये जो स्किन है वो उतरना शुरू हो जाएगी।
तो मतलब जब ये रगड़ होती है, जब ये फ्रिक्शन होती है, आपस में ये टकराव होता है तो फ्रिक्शन पैदा होती है और उसके बाद फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। तो वो हीट जो है टिश्यू को डैमेज कर देती है। इसीलिए ये जो फ्लूइड है ये इनकी मूवमेंट की वजह से फ्रिक्शन होती है, उसकी वजह से जो डैमेज होता है उसको कम करते हैं, यानी दे प्रिवेंट टू लॉस द डैमेज ड्यू टू फ्रिक्शन। अब जो हमारे लंग्स हैं ये बात माइंड में रखें, जब बच्चा पैदा हुआ, जैसे ही वो बाहर आया उसने इनहेल किया तो उसमें हवा भर जाती है, जिंदगी भर फिर खाली नहीं होते। यानी एक बच्चा पैदा हुआ, उसने बाहर से हवा यानी एक्टिवली उसने एयर इनहेल की, यानी अपनी जो बाहर जैसे ही पैदा हुआ, पहले तो वो माँ पर डिपेंड था, अभी जैसे ही पैदा हुआ उसने एयर यानी ले ली, तो अभी ये हवा से भर गए तो जिंदगी भर खाली नहीं होते। यानी ये सिर्फ जो बैलून होता है वो फिर बिल्कुल खाली हो जाता है, तो ये ऐसे खाली नहीं होते, इसमें कुछ ना कुछ हवा का मिकदार रहता है। आई थिंक जो अडल्ट पर्सन है उसमें यानी 2000 ml यानी 2 लीटर हवा एटलीस्ट होती है, जिसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी या रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बोलते हैं, तो ये हर वक्त रहती है। अब ये इनकी मॉर्फोलॉजी हो गई या लोकेशन हो गई। अब इनका वेट जो है यानी लंग्स का जो वेट है वो अडल्ट पर्सन में 1.3 kg दोनों का, यानी 1300 ग्राम तकरीबन 1.3 kg अगर दोनों का वेट हम मेजर करके सम करें तो नियर अबाउट 1.3 kg यानी 1300 ग्राम हो जाएगा। अब ये थोड़ा छोटा है तो ये बड़ा इसका थोड़ा कम होगा, इसका यानी ज्यादा होगा। अब देखें हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एयर हमारे नोज से एंटर होती है, फिर नजल कैविटी, फिर हमारी मतलब फेरिंक्स से, उसके बाद लेरिंक्स। जब लेरिंक्स से एंटर होती है तो यहाँ पर लेरिंक्स यानी एपिग्लाटिस, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, ग्लाटिस बोलते हैं। तो आगे हम जाएं अगर, तो ये यानी कि दिस इज द वॉइस बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। हम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा पढ़ेंगे पैसेज, आज लंग्स की बारे में डिस्कस करनी है। तो ये यानी ऑन द टॉप ऑफ ट्रेकिया जो आपको ये बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दिस इज द लेरिंक्स, यानी इसे हम साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो ये वॉइस बॉक्स है, इट हैज कार्टिलेज, यानी इसे वन पेयर ऑफ कार्टिलेज होती है जिसे हम वोकल कार्ड्स बोलते हैं, और वो वोकल कार्ड्स जो होते हैं यानी वन पेयर ऑफ वोकल कार्ड्स होते हैं कार्टिलेज से बने। तो ये साउंड को जनरेट करते हैं, जो हमारे लंग्स से हवा यानी निकलती है तो वो हवा के निकलने से उनमें वाइब्रेशन होती है वोकल कार्ड्स में, तो ये वाइब्रेशन की वजह से हमारा साउंड जनरेट होता है। एक्चुअली जो साउंड है इट इज टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये हवा के प्रेशर की वजह से वोकल कार्ड से मॉडिफाई होकर बनता है, ये वाइब्रेटरी एनर्जी है। तो ये इसमें साउंड बॉक्स में या वोकल कॉर्ड्स के जरिए या वॉइस बॉक्स में बनता है। उसके बाद देखें ये ट्रेकिया है जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, यानी ये विंड पाइप एयर पाइप, जो हवा हमारी लंग्स की तरफ आती है ओपलिक यानी ग्लाटिस से, तो ये लंग्स में इस ट्यूब के जरिए आती है। इस ट्यूब ये हर वक्त खुली रहती है, यानी ये कोलेप्स नहीं होती, ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेट डिफ्लेट होती है, क्योंकि इसके अंदर इसकी वाल में कार्टिलेज की रिंग्स लगी होती है, वो रिंग सी शेप होती है, सी शेप, यानी कोई नरम चीज हो उसके अंदर से वाल में हम हार्ड चीज लगा दें फिर आप उसकी वाल को मिला नहीं सकते, वो कोलेप्स नहीं होते। इसीलिए ये कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं 15 to 20, कुछ 16 से 20 भी लिखते हैं। तो ये क्यों होते हैं? ताकि ये कोलेप्स न हो जाए, यानी जो वाल ऑफ इंटरनल वाल ऑफ ट्रेकिया है, जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं तो मे भी उनकी वाल हवा के निकलने से यानी नेगेटिव प्रेशर लो प्रेशर की वजह से ये वाल मिल जाए, तो इसको मिलने नहीं देती, कोलेप्स नहीं करने देती। ये जो उसके अंदर हार्ड रिंग्स होती हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज। यही रिंग्स हमारी ब्रोंकस यानी जो प्राइमरी ब्रोंकस होती हैं उसमें भी होती हैं। अभी ये देखें ट्रेकिया डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये ट्रेकिया जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इट इज बाइफर्केटेड, इट बाइफर्केट्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स, जो इससे स्मॉलर है उनमें बाइफर्केट यानी दो हिस्सों में तकसीम हो रही है।
एक राइट लंग की तरफ जा रही है, लेफ्ट लंग की तरफ, दूसरी राइट लंग की तरफ। तो ये जो अभी ट्रेकिया से यानी ये ट्यूब बनी है, इन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकाई। प्लूरली हम इन्हें ब्रोंकाई बोलेंगे और सिंगुलरली एक को हम ब्रोंकस बोलेंगे। तो ये प्राइमरी ब्रोंकस हो गई। तो देखिए मैंने यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। ये प्राइमरी ब्रोंकस है जो लंग्स की तरफ एंटर हो रही है बाहर से, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकस। यही ब्रोंकस, ये मैंने लिखा है लेफ्ट ब्रोंकस और ये राइट ब्रोंकस। अब यही ब्रोंकस जब अंदर फिर से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, यानी इनमें से जो ब्रांचेस निकलेंगी, यानी which arises from the primary, that is called secondary bronchus। यानी अगर हम एक लंग के अंदर इस ट्यूब्यूल्स की स्टडी करें तो ये जो प्राइमरी हो गई, इसमें से अब ये जो निकल रही हैं, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकस या सेकेंडरी ब्रोंकाई। एक को ब्रोंकस, मेनी को, दो से या दो से ज्यादा को ब्रोंकाई बोलेंगे। फिर इनमें से जो ये सेकेंडरी में से जो निकल रही है, दीज आर कॉल्ड टर्शरी ब्रोंकाई। यानी फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आखिरकार ये डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर ये ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो रही हैं। दीज आर द ब्रोंक्यूल्स। ये बिल्कुल सिमिलर होती हैं, इनका डायमीटर बिल्कुल छोटा होता है। देखिए जैसे एक दरख्त का यानी जो स्टेम होता है, मेन पार्ट जो यानी ऑन द अर्थ यानी रूट के जरिए खड़ा होता है, वो कितना मोटा होता है। फिर उसमें ब्रांचेज निकलती है, वो पतली होती जाती है, नेरो होती जा रही है। फिर उनमें से ब्रांचेज सेकेंडरी, फिर उनमें से ब्रांचेज सेकेंडरी, तो टर्सरी, फिर क्वाटरनरी। तो सेम केस है, अंदर जो ट्यूब्यूल्स जा रही है, ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ब्रांचेज 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 ब्रांचेज, मजीद छोटी, उनमें से निकले, जो जिसमें से निकलेगी उसको वो नाम देंगे। प्राइमरी से तो सेकेंडरी, सेकेंडरी से तो टर्सरी, टर्सरी से तो क्वाटरनरी, सो ऑन। तो इस तरीके से फिर ये आखिरकार छोटी बिल्कुल ट्यूब्यूल्स ऑफ एयर पैसेज रेस्पिरेटरी सिस्टम इनसाइड द लंग्स कन्वर्ट होगी, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये बिल्कुल नेरो होते हैं। अभी ये ब्रोंक्यूल जो है, फिर ये ब्रोंक्यूल भी यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं यानी एल्वियोलर डक्ट में। तो ये एल्वियोलर डक्ट हो गए, उसमें एल्वियोलर सेक्स होती हैं, उसमें एल्वियोलाई होती हैं। एक्चुअली जो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट यानी हम कहें कि बॉर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी बॉर्डर बिटवीन द ब्लड एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी एयर पैसेज। एयर पैसेज और ब्लड के बीच में जो बॉर्डर है, दैट इज द, मैं यहां पर लिखता हूं, द बॉर्डर बिटवीन एयर पैसेज एंड ब्लड इज वॉल ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की वॉल जो है, यानी दिस इज द बॉर्डर, यानी ये हम बोल सकते हैं ये जो वॉल ऑफ एल्वियोलाई, यानी एल्वियोलस सिंगुलरली बोलते हैं, एल्वियोलाई प्लूरली। तो ये जो वॉल है एल्वियोलस की, जो यानी बैलून की तरह है ना, देखिए ये मैंने बनाई है, तो ये एक एल्वियोलाई, ये लास्ट पार्ट है। यानी हवा हमारे नॉस्ट्रिल से जो ऑक्सीजनेटेड एयर होती है, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो ऑक्सीजन रिच एयर, ये जो हमारे नोज से नीचे पूरे पैसेज में पूरा पैसेज क्रॉस करती है, जो एयर पैसेज है, तो ये लास्ट टाइम इस एल्वियोलस के ल्यूमिन में जाती है। तो यहां से फिर ये वाल क्रॉस करके, ये वाल भी सेल्स की बनी होती है। यानी अगर हम एल्वियोलाई की बात करें तो एक एल्वियोलाई यानी ये एक एयर सैक है, ये एक हवा की पाउच है, हवा की बोरी है। तो ये जो हवा की बोरी है, यानी इसका ल्यूमिन भी है अंदर, जो खाली स्पेस, जैसे ये बैलून के अंदर ल्यूमिन, वहां पर हवा होती है, और जो दूसरी बैलून की वाल जो हवा को मतलब अंदर रोके हुए है, ये बाहर नहीं निकल रही। अगर वो फट जाती है तो हवा बाहर निकलती है, तो वो तब निकलती है जब हवा की मोशन बढ़ जाता है या हवा ज्यादा हो जाए, फिर वाल फट जाती है, हवा बाहर निकल जाती है। तो ये उसकी वाल है। दिस इज आल्सो लिविंग, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये सेल्स की बनी है, सिंगल सेल्ड लेयर है। तो ये अभी लास्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसके बाद ये जो ऑक्सीजन है, ये वाल क्रॉस करके फिर ये ब्लड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फिर ब्लड में जाएगी। तो अभी यहाँ वाल क्रॉस करके यानी ऑक्सीजन
बाहर निकल गई तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक असाइनमेंट पूरी हो गई। दूसरी अभी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर वो वापस ले जाएंगे जिस रास्ते से ऑक्सीजन आई है। तो मतलब ये लास्ट पार्ट जो होता है वो एल्वियोलर सेक होती है, फिर उसमें एल्वियोलाई होती है, यानी ये जो ग्रेप्स की तरह इनके बंच बने होते हैं। तो ये आखिर आखिर ये पाउचेज होते हैं जिसमें अंदर हवा जाती है, उसके बाद वो यानी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है दैट इज द वॉल ऑफ एल्वियोलाई, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है, फिर क्रॉस करके डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन चली जाती है। दूसरी बात, अगर लंग्स को देखा जाए तो यानी ये समझें कि आप देखें इसमें मैंने दो लोब्स बनाए हुए हैं। अब ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ड्राइंग जाहिर बात है ये आर्ट है, किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, किसी की कोशिश की है मैंने। तो ये देखें ये दो लोब्स बने हैं। लोब्स का मतलब होता है पार्ट्स, किसी चीज के हिस्से, सेगमेंट। तो ये देखें ये मैंने यानी दो लोब्स है, ये अपर वाला, ये लोअर वाला। तो इसे हम बोलेंगे सुपीरियर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग। इसे हम बोलेंगे इंफीरियर, इंफीरियर माना यानी जो डाउनवर्ड है, जो नीचे है, सुपीरियर इंफीरियर यानी ऊपर वाला नीचे वाला। तो ये सुपीरियर लोब है, ये इंफीरियर लोब है। और यहां देखें ये जो हमारा राइट लंग है इसमें तीन लोब्स हैं, उसमें दो है, एक तो वो छोटा है और ये बड़ा है। इसमें लोब्स दो है, इसमें तीन है। तो देखें ये सुपीरियर लोब यहां से, ये मिडिल लोब, और ये जो है यानी इंफीरियर लोब यहाँ पर तीन है, ये मिडिल है, उसमें मिडिल नहीं है, सुपीरियर इंफीरियर। तो देखें यानी ये लोब्स को जो सेपरेट कर रही है, यहाँ पर ये एक बीच में स्पेस है, दरार है, लकीर है, जिसको हम बोलते हैं फिशर। ये जो फिशर्स होती हैं दे सेपरेट द लोब्स, यानी दो चीजों को अलग करती है। जैसे हमारे ब्रेन में है लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, वो हमारे दो हेमीस्फीयर को अलग करती हैं। तो मतलब ये भी फिशर यानी दरारें हैं, बीच में सेपरेट स्पेस है जो हमारे लोब्स को, लंग्स के लोब्स को सेपरेट कर रही है। तो ये लंग्स का स्ट्रक्चर है देखें, यानी इस लोब्स में ये सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, फिर टर्शरी, क्वाटरनरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल, फिर ये सब बन रहे हैं। तो फिर इसमें अलग आ रहे हैं, इसमें अलग, इसमें भी दो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो लंग्स है यानी इनकी स्टडी पल्मोनोलॉजी, जो डॉक्टर होता है वो पल्मोनोलॉजिस्ट होता है। और लंग्स का काम जो मेन है वो है गैसियस एक्सचेंज, यानी जो ब्लड आती है डीऑक्सीजनेटेड हेड से, यानी हेड की राइट साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को देकर, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर, फिर वो ऑक्सीजनेटेड बनकर वापस चली जाती है टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, फिर वहां से बॉडी टिश्यूज की तरफ, सबकी तरफ जाती है। तो इनका काम है ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन, यानी ऑक्सीजन देना ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को देना, फिर वही ऑक्सीजन ब्लड को देना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द लंग्स। ये लंग्स का एक्चुअली ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इनके अंदर जो एल्वियोलाई है, लास्ट पार्ट्स वही हैं। तो ये हमें डिस्कस करनी थी लंग्स के बारे में। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, आप बुक्स भी पढ़ें, फिर भी मेरा कांटेक्ट है यूट्यूब पर जो चैनल है उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। मैंने तो अभी बहुत सारे ये रिसोर्सेज बनाए हुए हैं, मैंने ग्रुप भी बनाया है व्हाट्सएप का, उसके बाद बायोलॉजी विद जीनियस के नाम से, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। मैंने यानी ये रखी हुई है पोस्ट उसमें। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बता दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करके क्लियर करूंगा, क्योंकि इल्म तो वसी है, परफेक्ट ज़ात अल्लाह ताला की है। तो ये समझें इंशाल्लाह। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम और वेंटिलेशन मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।